स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको मिलने जा रहा है बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर 2 और कंप्लीट बिहार पूरा बिहार कंप्लीट कर दिया जाएगा कम समय में। बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए पहला लेक्चर भी आप देख लीजिए और ये दूसरा लेक्चर भी पूरा देख लीजिए और अपना जो हेडेक है कि बिहार स्पेशल कैसे पढ़ें, बिहार स्पेशल कैसे पढ़ें, वो ख़त्म करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल के लेक्चर इंश्योर सिविल सर्विसेज पर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड प्री दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस प्री दे रहे हैं तो उसके लिए भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। अगर आप अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, अगर आप अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, अगर आप अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, बाकी और भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए इंश्योर सिविल सर्विसेज के और उसे देखिए और अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। टाइम टेबल सेट करके पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई ही करनी चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब ऑन किए लेट गए और शुरू कर दिए हैं शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट्स देखते देखते कब से 1 से 2 घंटा 3 घंटा आपका निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, आप छोटे से बच्चे तो हैं नहीं कि छोटे बच्चों की मम्मी आती हैं दे 2-3 घंटा फ़ोन रखो दोबारा छूना मत। अब आप तो बड़े हैं, आप अपने फ़ोन में सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पर है कि डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में जाएंगे। वहाँ पर आप रेगुलर चेक किया करिए कि हमने कितना समय अपना बर्बाद किया है फ़ोन में। ठीक है, तो उस पर देखिएगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस मतलब लेक्चर्स देख रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिएगा। बाकी जो चीज़ें आप करते हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है तो उसको चेक करिएगा। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको बताया जाए कि ए फॉर एप्पल। आप बच्चे हैं ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने वाले। ओके, आप बी फॉर बबलू नहीं पढ़ेंगे, आप बी फॉर पढ़ेंगे ब्रिलियंट। क से कबूतर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं आप, क से कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना समय इस प्रकार से बर्बाद करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। 1 साल 2 साल 3 साल कब निकलेगा तैयारी करते करते आपको पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल के पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में देखा था, बिहार से सटे जो भी राज्य हैं उनके बारे में देखा था। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई कहेंगे और पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर साझा होता है, झारखंड का साझा होता है, पश्चिम बंगाल का साझा होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। बाकी ट्रिक के द्वारा हमने आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन से ज़िले जो हैं कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जाकर आप देख लीजिए। आज कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर चलेंगी और पूरा बिहार कंप्लीट करना है। बहुत टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। एक एक चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। सबसे पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, फिर है गया, फिर पूर्वी चंपारण, यानी पश्चिम गया पूरब, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले पश्चिम गया पूरब। तो कौन कौन से ज़िले हैं, हम मैप देखते हैं, यहीं कहीं मैप होगा। हाँ, सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। अब पश्चिमी चंपारण यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और इधर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ओके, तो पश्चिम गया पूरब याद रख लीजिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, फिर गया जिला, फिर पूर्वी चंपारण। ओके, चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले बिहार के 3 जिले। सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर, फिर उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा। अब मैप में देखते हैं कहाँ है शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है शिवहर, ये रहा शिवहर। फिर उसके बाद किसका नाम है अरवल, फिर उसके बाद शेखपुरा जिला है, शेखपुरा जिला यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का, फिर शेखपुरा का, अरवल का, फिर शेखपुरा का। ठीक है, यस याद रखिए शिवहर,
अरवल, शेखपुरा। सास, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले 3, सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले 3। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप नहीं तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब कि आपका 1 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। कहाँ है मैप में देखते हैं, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले पटना, पटना बिहार की राजधानी में। फिर उसके बाद कौन सा ज़िला है, फिर है पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण ही था, हाँ। तो पटना के बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पटना देखिए यहाँ है, पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक है। टॉप 3 ज़िले। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, शेखपुरा में, फिर उसके बाद कहाँ है, शिवहर में है, फिर अरवल में है, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल की बात किए तो हम सबसे कम क्षेत्रफल की बात किए तो सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का था, उससे थोड़ा बड़ा अरवल का था, उससे थोड़ा बड़ा शेखपुरा था, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या शिवहर में, फिर शेखपुरा में, फिर अरवल में। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले, न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले तो कैमूर पहले नंबर, फिर जमुई, फिर बांका। कैमूर, जमुई, बांका। कैमूर, जमुई, बांका। कैमूर कहाँ पर है, कैमूर यहाँ पर है, फिर जमुई कहाँ पर है, जमुई यहाँ पर है, फिर बांका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 3 ज़िले हैं, कैमूर, जमुई और बांका, जहाँ पर सबसे कम जनघनत्व है। बिहार का जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है और भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है और बिहार का 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। उनमें सबसे कम सर्वाधिक जनघनत्व वाले हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले शिवहर, पटना, दरभंगा है, सॉरी। न्यूनतम जनघनत्व हमने बताया कि कैमूर है, फिर जमुई है, फिर बांका है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो शिवहर सर्वाधिक जनघनत्व, फिर पटना में जनघनत्व, फिर दरभंगा में जनघनत्व है। शिवहर कहाँ पर है, शिवहर हमने देख लिया कि शिवहर यहाँ पर है, ये रहा सबसे सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में है। ओके, ये तीनों चीज़ हो गई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, फिर सिवान में है, फिर सारण में है। गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज कहाँ पर है, ये देखिए गोपालगंज यहाँ पर है, फिर सिवान, फिर सारण। ये तीनों सटे हुए ज़िले हैं जहाँ पर लिंगानुपात इस प्रकार से है। सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है, फिर भागलपुर है, फिर खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 ज़िले, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में, फिर पटना में है, फिर भोजपुर में। रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर। देखिए रोहतास कहाँ है, ये रहा, फिर उसके बाद पटना है, फिर उसके बाद भोजपुर है। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में, फिर उसके बाद पटना में, फिर उसके बाद भोजपुर में। ये भी तीनों सटे हुए हैं, तो रोते हुए पटना जाइए, फिर भोजपुर में चले जाइए। रोते हुए पटना जाइए, भोजन कर लीजिए भोजपुर में। ओके, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले रोहतास, पटना और भोजपुर, और न्यूनतम साक्षरता वाले पूर्णिया सबसे पूरब में पूर्णिया, वहाँ न्यूनतम साक्षरता है। फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर उसके बाद कटिहार। पूर्णिया कहाँ पे है, सीतामढ़ी कहाँ पे है, फिर कटिहार कहाँ पे है। आप देखेंगे पूर्णिया जनपद कहाँ पे है, पूर्णिया जनपद यहाँ पे है, यहाँ पर है पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी यहाँ पर है, फिर कटिहार कहाँ पे, कटिहार। ओके, ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखे हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला है रोहतास, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला है रोहतास, और सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला भी रोहतास है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, सहरसा जनपद कहाँ पर है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा। ये देखिए
न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा जनपद में ज़िले में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अभी देखा है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है बिहार पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में। ओके, मैप बीच बीच में रखा गया है ताकि आपको लोकेशन पता चले कि आखिर कहाँ कहाँ पर है। अब बिहार में वन, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य जो भी हैं सबको देखते हैं, बहुत कम समय में देखेंगे। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ अभ्यारण्य है, वो भी वाल्मीकि अभ्यारण्य में ही है, और एक चिड़ियाघर है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, सहित 8 वन्यजीव अभ्यारण्य और 5 पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तो वर्तमान समय में 2021 की रिपोर्ट आ गई, लेकिन पूरा एग्जैक्ट डेटा अभी निकल कर सामने नहीं आया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% पर वनावरण है और वृक्षावरण 2.83 है। वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर है, और ट्री कवर वन और वृक्ष वन आवरण है 7.76 और वृक्षावरण है 2.13%, और टोटल वन आवरण और वृक्षावरण 9.89% है बिहार के पूरे क्षेत्रफल का। ओके, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भभुआ कैमूर में सबसे ज़्यादा वनावरण है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास तथा जमुई। भभुआ कैमूर, भभुआ ये ज़िला सटा हुआ है किससे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से भभुआ फिर है, फिर पश्चिम चंपारण हम कई बार आपको दिखा दिए। ठीक है, फिर रोहतास है, फिर जमुई है। भभुआ पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई दिखाते हैं मैप में। भभुआ कहाँ पर? कैमूर भभुआ। ठीक है, ये रहा कैमूर भभुआ, पश्चिम चंपारण, रोहतास इधर रहे। ओके, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले जहानाबाद में 0.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, फिर उसके बाद शेखपुरा है, फिर अरवल है। ये जो छोटे छोटे ज़िले हैं इन्हीं में सबसे कम वनावरण है। ओके, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले जमुई है, फिर भभुआ है, जमुई फिर भभुआ है, और फिर गया है, फिर नवादा है। ओके, न्यूनतम वनावरण की बात करें प्रतिशत में, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले तो जहानाबाद में सबसे कम वनावरण भी है और प्रतिशत में भी सबसे कम है। ओके, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं कि ज्ञातव्य हो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद ऐसा जिला जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों शून्य है। जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों शून्य है। ये जितना डेटा है सब 2021 की जो रिपोर्ट 2022 में आएगी उसमें जो है कि यही मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, बाकी सब चीज़ें यही होंगी। अभी इतना जानिए, ठीक है। बहुत टू द पॉइंट चीज़ें हैं, दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे थोड़ा, तब कुछ चीज़ें याद होंगी, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, एक नेशनल पार्क, एक बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व, और एक चिड़ियाखाना यानी चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, सहित कुल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और इसी में है वाल्मीकि बाघ शरण स्थली, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ओके, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गया में है। गया का संबंध, गया से गौतम बुद्ध जी का संबंध है, तो गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जनपद में। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर जनपद में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण दिखाया कई बार आप। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तो कैमूर में ही है और रोहतास में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। ओके, रजौली नवादा में, इसको याद रख लीजिए, रजौली नवादा में। ओके, बर्ड सेंचुरी की बात करें तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? मिथिला दरभंगा में। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, और नकटी नागी दोनों कहाँ पे है? नकटी नागी बर्ड सेंचुरी दोनों जमुई में है। और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, और कांवर झील को वेटलैंड रामसर साइट में इसको स्थान दे दिया गया है। रामसर लिस्ट में इसको स्थान दे दिया गया है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को, बेगूसराय बिहार जनपद। ओके,
यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी मान के चलिए कि पूछा जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर ताल, कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी एवं सलीम अली जुब्बा सानी बरेला पक्षी अभयारण्य प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 153 एकड़ में विस्तारित है। इस उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1164 वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। याद रखिए गैंडा प्रजनन के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान में। ओके, ठीक है, कहाँ पर है? पटना में। राज्य का पहला पॉलीथीन प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र भी इसको बनाया गया है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी हुई है। हमने बताया था अभी कि पश्चिम गया पूरब, तो पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, ये ज़िले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, फिर गया में, फिर पूर्वी चंपारण में। तो गया में ही राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। ओके, ठीक है। कलरव 2021 में 15 से 17 जनवरी कलरव बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी बिहारों में यह उत्सव मनाया गया था। क्यों मनाया जाता पक्षी उत्सव? पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कराना था कि भैया पक्षी वगैरह जो है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नदियों के बारे में देखते हैं। बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिहार जो है कि बिहार के एकदम मध्य से बीच से कह सकते हैं कि गंगा नदी होकर जाती है। बिहार के एकदम मध्य से गंगा नदी होकर जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एग्जिट होती है। उत्तर प्रदेश से एग्जिट होती है और एंट्री ले लेती है बिहार में गंगा नदी। और बिहार में यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरी भारत की उत्तर में जो नदियाँ, मतलब गंगा नदी में बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ और दाहिने साइड से मिलने वाली नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए घाघरा आकर मिलती है, फिर इधर देखिए आ रही है, इधर ये गंडक आकर मिल रही है, बूढ़ी गंडक आकर मिल रही है, इधर इसमें बागमती आकर मिल जाती है, फिर इधर कई नदियाँ मिलके एक नदी बनाती हैं, यहाँ पर आके मिल जाती हैं। इधर कोंकई इधर बाहर जाके मिलती है पश्चिम बंगाल में। और इधर दक्षिण से मतलब दाहिने साइड से मिलने वाली नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु, इधर है धांधर, इधर है बदुआ, ये भी नदियाँ आकर मिलती हैं। और भी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक नदियों के बारे में देखते हैं। अब जैसे लिखा है गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ घाघरा यानी सरयू, ये मिली। दूसरी है गंडक है। तीसरी है बूढ़ी गंडक, एक गंडक है एक बूढ़ी गंडक है। ठीक है, गंडक है बूढ़ी गंडक है। ठीक है, और फिर बागमती है, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानदी। ओके, तो ये जो हैं कि बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं किसकी? गंगा की। वैसे ही हम उत्तर प्रदेश को भी ऐड करते हैं तो हम कहते हैं रामगंगा, गोमती, फिर नाम आता है घाघरा का, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर उसके बाद महानंदा पश्चिम बंगाल में। ओके, ठीक है। ऐसे ही इधर से हम बात करते हैं तो इधर देखिए दक्षिण से, मतलब दक्षिण में दाहिने साइड से मिलने वाली गंगा नदी में नदियां हैं, दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल, अजय नदी भी है। ये सब आकर मिलती हैं गंगा में राइट साइड से, दाहिने साइड से आकर मिलती हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नदियों से। ओके, बिहार का शोक कहा जाता है एक नदी है कोसी, इसका नाम ही कहते हैं कि कोसी है। कोसते हैं इसको, ठीक है, कोसते हैं कि इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है। इतनी ज़्यादा नदियां यहाँ पर हैं बिहार में कि बिहार का लगभग 70% तक क्षेत्र जो है अक्सर प्रभावित रहता है, बाढ़ ग्रसित रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और भारत देश आज़ाद होने के अब 75 इंडिया एज द रेट
India@75 का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन एक राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्याओं से ग्रसित रहता है और यहाँ की सरकारों के द्वारा कभी इस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि, चलिए बताते हैं आगे। जैसे गंगा नदी है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। विशेषताएं हैं कि पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। तो पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से नहीं प्रवाहित होती है। ओके, भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, हमने दिखाया। घाघरा से क्वेश्चन बन सकता है। घाघरा तो वैसे मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी में मिलती है, रेविलगंज सारण में मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ मिलती है? रेविलगंज सारण में। ओके, गुथानी सिवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण लंबाई 917 किलोमीटर इसकी है। ओके, गंडक की बात करें, नेपाल, हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है। गंगा नदी में मिलती है पहलेजा घाट के निकट पटना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ मिलती है गंगा नदी? पहलेजा घाट के निकट पटना में। ओके, नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मस्यांगदी, सेती, दरौंदी, मादी, काली गंडक। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्री निकालना है, पीसीएस बनना है, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो कैसे बनेंगे बिना पढ़े? इसको पढ़ना होगा, रटना पड़ेगा। नारायणी शालिग्रामी नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कौन? गंडक। ओके, हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे हुए नगर हैं। किसके तट पर? गंडक के तट पर बसे हुए हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, किताबें तो सब लोग खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ना क्या किसी को पता नहीं होता है जल्दी। पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होगी, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतना समय लगाने की, पहली बार में निकालिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक चौतरबा और बिशंबरपुर पश्चिमी चंपारण से गंगा नदी में मिलती है खगड़िया के निकट, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर। मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, धंधा आदि सहायक नदियाँ। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। बागमती कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, कमला नदी है, बागमती के पास बदला घाट में मिल जाती है। और मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है मिथिला की राजकुमारी। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियाँ इसकी। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है, जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। ओके, जयनगर थोड़ा फेमस है, इसको आप लोग सर्च करिएगा, जयनगर क्यों फेमस है। कोसी नदी नेपाल एवं तिब्बत से आती है। गंगा नदी मिलती है कटिहार जिले में, गंगा में मिलती है कटिहार जिले में। ठीक है, अरुण, सून कोसी एवं तैमूर कोसी के संगम से कोसी बनती है। अरुण, सून कोसी और तैमूर, तुमूर भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप नेपाल से प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार। ओके, बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है बांग्लादेश में। और गोदावरी घाट बांग्लादेश। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। तो ये हो गई जो लेफ़्ट साइड से आकर मिलती थी नदियाँ। अब हम सोन नदी की बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी कहाँ पर मिलती है गंगा नदी में? तो सोन नदी मिलती है पटना के निकट। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसी सोन नदी के नाम पे तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। प्रमुख सहायक नदियां भी इसकी हैं, बनास, गोपद, रिहंद घाटी परियोजना, कन्हार, उत्तरी कोयल आदि। पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से, झारखंड से। गंगा नदी मिलती है फतुहा पटना के पास। कर्मनासा नदी कैमूर पर्वत से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश में बिहार के बीच सीमा बनाती है कर्मनासा नदी। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसको सर्च करिएगा। अजय नदी
अजय हो गई, किऊल हो गई, फल्गु नदी हो गई। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो इसलिए याद कर लीजिए, जो चीज़ें यहाँ पर अब बताई जा रही हैं इसको याद कर लीजिए, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। अब कुछ वाटरफॉल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। और ये भी बताइएगा कि भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा, NIAGARA, ऐसे GRA, नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है। तलहार कुंड कैमूर में दुर्गावती नदी के समीप है। तलहार कुंड कहाँ पर, कैमूर जनपद में है। जलप्रपात हैं, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल है। करकटगढ़ कहाँ पर, ये भी कैमूर में। तलहार कुंड करकटगढ़ कैमूर में है। काकोलत जलप्रपात, काकोलत नवादा में है, काकोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। तुतला जलप्रपात सासाराम में। मजहर कुंड, धुआं कुंड, तीनों सासाराम में है। और सासाराम कहाँ पर है, सासाराम कहाँ पर है, जहाँ पर मकबरा है, किसका, शेरशाह का। कौन से जनपद में है, किस जनपद में है, इसको कमेंट करेंगे आप लोग, किस जनपद में सासाराम का मकबरा, सासाराम है। और सासाराम में मकबरा है किसका, शेरशाह सूरी का मकबरा। वही शेरशाह जिसने क्या किया था, हुमायूं को पटकनी दी थी और दिल्ली पर शासन किया था। प्रथम बिहारी भी कहा जाता है जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ओके, सासाराम, 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 तुतला, मजहर कुंड, धुआं कुंड। ओके, ठीक है। चलिए, नलकूप से सिंचाई की बात करें तो बिहार में 63.5% सिंचाई जो है नलकूपों से होती है, नलकूपों के द्वारा होती है कुल सिंचित क्षेत्र जो है। और नदियों के द्वारा 30.2% सिंचाई होती है 2018-19 के डाटा के अनुसार। और रोहतास ज़िले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो सिंचाई यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम शिवहर ज़िले में होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। ओके, गौरतलब है कि नहरों की सिंचाई के मामले में रोहतास शीर्ष पर है, रोहतास। ठीक है, और जिसके बाद पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है, फिर औरंगाबाद का स्थान आता है। तो हमने यहाँ देखा कि कुल सिंचित क्षेत्र का 63.5% किसके द्वारा सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा। 30.2% किसके द्वारा होती है, ये होती है नहरों के द्वारा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है रोहतास में और सबसे कम शिवहर में है। और नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा रोहतास में होती है। ओके, आगे बढ़ते। ये मैप है, मैप, हाँ, कुछ झील, जलप्रपात एवं कुंड। जलप्रपात के बारे में हमने, वाटरफॉल के बारे में हमने पीछे देखा। काबरताल प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल, पहला वेटलैंड जो रामसर लिस्ट में बिहार का था वो है काबरताल, 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 बेगूसराय जनपद में। ठीक है, बरैला झील, बरैला झील बोलते हैं कहाँ, वैशाली में है। मुंगेर में ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है। ये कुंड कहाँ पे है, चारों मुंगेर में है। क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तपोवन जो है कि गर्म जल कुंड है, कहाँ पे, गया में। तपोवन तप रहा है, तपोवन, तपोवन कहाँ पे है, गया में। ठीक है, और रोहतास में तुतला जलप्रपात है। सासाराम हमने बताया, शेरशाह का मकबरा है, देखिए यहाँ आ गया। मजहर कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, ये सब कहाँ है, रोहतास में है। ओके, और नालंदा जनपद में कुछ हैं। ब्रह्म कुंड है सबसे गर्म वाला, सबसे गर्म ब्रह्मपुर राजगीर ब्रह्म कुंड है, राजगीर में है ब्रह्म कुंड, नालंदा जनपद में। सूर्य कुंड, मखदुम कुंड कहाँ है, राजगीर में। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। पांडु पोखर राजगीर में। तलहार कुंड, करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर भभुआ जनपद में। ओके, तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनते हैं। बिहार की कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार और नेपाल के, उसमें सोन परियोजना, सोन बिहार में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है, बाढ़ सागर सोन नदी पर। बिहार, यूपी और MP की तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सोन परियोजना बिहार की है, सोन नदी पर, कोसी नदी पर। नदियों से पूछा जाता है और किन राज्य या देश से मिलकर बन रही हैं, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ
नहरें हैं और कौन सी नदियों से निकाली गई हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। कमला नहर गंडक नदी पर नहीं है, गंडक नदी से निकाली गई है। कमला नहर कमला नदी पर है। तिरहुत नहर गंडक नदी पर, त्यूर गंडक पर। त्रिवेणी, तिरहुत, त्यूर नहर तीनों कहाँ से निकाली गई हैं, गंडक नदी से। और कमला नहर कमला नदी से। बस आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब कृषि एवं सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई की बात हम पीछे कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कृषि की बात करते हैं। कृषि में मतलब गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा, चावल का उत्पादन किस राज्य में, मक्का का उत्पादन किस राज्य की बात करें, किस ज़िले में सर्वाधिक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो बिहार के जीडीपी में कितना योगदान है कृषि और उससे संबंधित जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं उसका। तो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% कृषि और उससे जो सहवर्ती क्षेत्र हैं उसका योगदान है। एक कल्चर है लाइट सेक्टर, ठीक है। और पशुधन का उसी 18.7 में से औसतन 6% जो कि पशुधन का योगदान है राज्य के घरेलू उत्पाद में। ओके। बिहार में चावल उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले हैं रोहतास प्रमुख है, फिर औरंगाबाद है, ठीक है, फिर कैमूर है, ठीक है, जिनका राज्य के कुल उत्पादन में 27% हिस्सा है। हमने बताया था कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास में है और रोहतास में चावल उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास में ही है। ओके। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में है। ठीक है। और गेहूं उत्पादकता बेगूसराय में है। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है रोहतास है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर उसके बाद है सीतामढ़ी। गेहूं के उत्पादन में रोहतास, चावल के उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पर है। यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक बेगूसराय में है। ओके। मक्का उत्पादन में सबसे शीर्ष जिला है कटिहार। हमने ट्रिक बताई थी, कटहल खाया, कटिहार है, ठीक है। मक्का उत्पादन में नंबर 1 पर ये है। अन्य मक्का उत्पादक ज़िले जो हैं पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, फिर खगड़िया हो गया, ये सब जनपद हैं। और मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सुपौल जनपद में है और सबसे कम बक्सर में है। तो देख लेते हैं सुपौल जनपद है कहाँ, आखिर मैप कहाँ गया, मैप इसी में देख लेते हैं। सुपौल जनपद यहाँ पर है जहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता है। ओके। याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें, एक एक पॉइंट में पूछ दिया जाता है। एक पॉइंट दे दी जाता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता किस ज़िले में है, तो बस आप अगर आप पढ़े रहेंगे याद रहेगा तो कर लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो छोड़ के आएंगे तो फिर पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। 108 कट ऑफ गई थी 2021 में, 108 2021 में ही गई थी हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ यहाँ पर मैप है, यहाँ पर देखते हैं। दलहन के उत्पादन में शीर्ष जिला पटना है, फिर सुपौल है, फिर अगला है मधुबनी। पटना, सुपौल, मधुबनी। राज्य सरकार के गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में ईख गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण जिले में होता है सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। अन्य प्रमुख ईख यानी गन्ना उत्पादक जिले पूर्वी चंपारण और गोपालगंज है। तो सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में होता है और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। ट्रिक बताया, पश्चिम गया पूरब। ओके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने देखा गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, उसके बाद मक्का उत्पादन, उसके बाद दलहन की बात की है और गन्ना की भी बात कर लिए। ओके। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में आम का सर्वाधिक इतना हिस्सा था। कुल फल में आम जो है कि 35.9% आम का उत्पादन हो रहा है। फिर उसके बाद केला का उत्पादन हो रहा है। तो केला कहाँ का फेमस है? केला फेमस है बिहार में। इसको आप कमेंट करिएगा। एक जगह का केला है, थोड़ा छोटा छोटा केला होता है लेकिन वो फेमस है। आप ट्रेन से अगर जाएंगे भी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्टेशन पर ही आपको लोग केले बेचते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशलिटी होती है हर जगह की। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, यूपी के मुरादाबाद में चले जाइए, या फिर यूपी के आप चले जाइए आगरा में चले जाइए तो वहाँ पे आपको पेठा मिलेगा, पेठा। और या फिर आप चले जाइए कन्नौज जनपद में चले जाइए तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो हर जगह की कुछ स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पर जो है कि केले का सर्वाधिक वो है
केला दूसरे नंबर पे है। फलों की बात करें तो आम सर्वाधिक उत्पादन, फिर फल केला का। तरबूज की खेती के क्षेत्रफल में डेटा बताता है कि तरबूज के खेती के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। बिहार में प्रमुख फलों का उत्पादन इस प्रकार है। आम के बाद केला, केला के बाद अमरूद, अमरूद के बाद लीची। मुजफ्फरपुर, घटना याद होगी, ठीक है, मुजफ्फरपुर लीची, फिर अनानास है, फिर पपीता है, फिर तरबूज है। लेकिन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किसकी देखी गई? तरबूज के क्षेत्रफल की। ओके, तो चलिए और आगे बढ़ें। बिहार में कुछ खनिज भी प्राप्त होते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अब बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए ऐसे किनारे किनारे इसी क्षेत्र पे खनिज पाए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पूर्णिया में फायर क्ले पाया जाता है, भागलपुर में चाइना क्ले, और भागलपुर में ही हेमेटाइट लौह एक्स कोयला है, और उसके बाद यहाँ पर मुंगेर में क्वार्ट्ज सिलिका बालू, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट पाया जाता है। बांका में सीसा जिंक पाया जाता है। जमुई में सोना मैग्नेटाइट लौह एक्स क्वार्टज सिलिका बालू, ठीक है। लखीसराय में क्वार्ट्जाइट है। अभ्रक नवादा में क्वार्ट्जाइट, नालंदा में भी, जहानाबाद में क्रोमाइट है, और गया में फेल्सपार मैग्नेटाइट लौह एक्स पाए जाते हैं। चूना पत्थर पाया जाता है रोहतास में। कैमूर में पाया जाता टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम। ये महत्वपूर्ण है, टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम कहाँ पाया जाता है? कैमूर में। कैमूर भभुआ में चूना पत्थर भी पाया जाता है। पायराइट सीसा जिंक पाया जाता है कहाँ पर? ये देखिए रोहतास में पायराइट सीसा जिंक। याद रखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कैमूर जनपद में। ओके, ठीक है। बिहार में हथकरघा की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ ना कुछ हर जगह की स्पेशलिटी है। भागलपुर बिहार रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े भागलपुर में। ओके, बांका की बात करें टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे कहाँ? बांका जनपद में, ठीक है। गया में सूती कपड़ों के थान मिलते हैं, बेड शीट मिलेगी, तौलिया गमछा मिलेगा गया में मुख्य रूप से। ओके, नालंदा की स्पेशलिटी क्या है कि सजावटी पर्दे मिलेंगे, बिस्तर के खोल मिलेंगे, आंतरिक सज्जा और सामग्रियां और सजावटी कपड़े। नवादा टसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान। ओके, रेशम की बात अभी हम किए बांका में भी और नवादा में भी, ठीक। मधुबनी पेंटिंग भी है, मधुबनी ऐसे ही। महीन सूती कपड़ों के थान, धोती कमीज के कपड़े। औरंगाबाद और रोहतास में ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ औरंगाबाद में। कैमूर में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ कैमूर में। कैमूर भभुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। पटना सिवान में सूती कपड़े और सजावटी कपड़े। पूर्णिया कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ और सज्जा सामग्रियाँ मिलती हैं पूर्णिया कटिहार में, ठीक है। बिहार में 3 प्रकार का रेशम उत्पादित किया जाता है, मलबरी, टसर और अरंडी रेशम, ठीक है। अरंडी रेशम का उत्पादन बेगूसराय जिले तक सीमित है। तो अरंडी रेशम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अरंडी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है, तो बताइए बेगूसराय, ठीक है सीधे। बिहार राज्य मखाना उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। मखाना जानते हैं, सफ़ेद, जगह जगह पे अलग अलग नाम है, लावा भी बोलते हैं, सफ़ेद वाला जो होता है, सफ़ेद वाला मेवा में आता है ना मखाना, ठीक है। भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। रेशमी वस्त्रों के उत्पादन कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। औरंगाबाद जिले का ओबरा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? औरंगाबाद। मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया नहीं, कालीन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कालीन भदोही में। और बिहार के औरंगाबाद में, तो भैया औरंगाबाद कहाँ है? ये रहा औरंगाबाद, यहाँ जा देखो औरंगाबाद दिख रो, ठीक है। बिहार के खनिज आधारित मुख्य उद्योगों की बात करें कहाँ कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीमेंट, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, ये कहाँ पर है? रोहतास में है और औरंगाबाद में। उर्वरक की बात करें, उर्वरक उद्योग की बात करें तो धनुकागरा मुजफ्फरपुर में। पेट्रोलियम रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय में बहुत फेमस है पेट्रोलियम रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय में। ओके, प्रमुख उद्योग और कारखाने से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार हमने बताया, जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार। सूती वस्त्र उद्योग गया भागलपुर पटना मुंगेर। उर्वरक बरौनी। चमड़ा उद्योग पटना नालंदा मुजफ्फरपुर गया। पूछा क्या जाता है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ, मोकामा पटना में है, मोकामा पटना में। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा पटना में। तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय बता चुके हैं। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में। रेशम उद्योग भागलपुर में। टसर रेशम उद्योग बांका में। रेल पहिया बेलापुर सारण में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में। तो डालमिया नगर रोहतास में सीमेंट उद्योग। ओके, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो इसको रटना पड़ेगा, याद करना होगा। बार बार देखिए, टिक करिए, बार बार देखिए, या फिर लेक्चर का फ़ोन को जेब में रखिए, ईयरफोन लगाइए, एक बार दो बार सुनिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीनी मिल बिहार में 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिहार में किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। मैप कहाँ गया, हाँ किशनगंज जिला यहाँ पर है, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। ये देखिए यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, ठीक है। बिहार में हथकरघा संबंधित शीर्ष स्तर पर दो विपणन संस्थान हैं, दो विपणन संगठन है। बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ पटना में। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, ये भी पटना में है, ठीक है। तो किशनगंज जिले में याद रखिएगा चाय की खेती की जाती है। किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। प्रथम चीनी मिल बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ की गई, कहाँ, 1840 में किशनगंज जिले, 1840 में बेतिया में। ओके, डचों के द्वारा, ये याद रखिएगा। बहुत से ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल भी हैं बिहार में। अब जैसे देखिए यहाँ पर विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, रेशम के लिए फेमस। अंग जनपद, अब भैया महाजनपद जीतते थे, महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है कि बिहार में थे, तो उन महाजनपदों में से अंग महाजनपद मुंगेर भागलपुर में, अंग जनपद यहाँ था इस साइड। और इधर तो क्या था, मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। वैसे बिहार का इतिहास आप जो है कि अगर भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सब कवर हो जाता है, चाहे आप राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ें, चाहे मजरूल हक के बारे में पढ़ें, चाहे कुंवर सिंह के बारे में पढ़ें, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो सब उसमें कवर हो जाएगा। रोहतास में सासाराम शेरशाह का मकबरा है। बोध गया, सबको पता है गया में। बराबर की मौर्यकालीन गुफाएं हैं, गया में है। ओके, प्रथम जनसंगीति हुई थी पटना के, यहाँ पर पाटलिपुत्र बोला जाता है। दूसरी तृतीय जनसंगीति उदयन की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौटिल्य, अशोघोष, आर्यभट्ट, पटना साहिब में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि ये इतिहास की चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। इसको एकदम पॉज कर दीजिए और देख लीजिए, बार बार देखिए तब याद होगा, ठीक है। आप घटना चक्र जो आती है, घटना चक्र बिहार स्पेशल की घटना चक्र आई है, उसको ख़रीद लीजिए और लेक्चर देख के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको टिक कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इतना चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। अब महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह जी थे। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात सर क्लिमफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहरलाल दोषित। ओके, बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलराम भगत थे 5वीं लोकसभा में। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बाबू जगजीवन राम। उप प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं इसको आप कमेंट करिएगा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में कितने लोग उप प्रधानमंत्री बने थे, उनके नाम भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा, मरणोपरांत इनको मिला था। ओके, ठीक है। बिहार से
बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति जी थे। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी इनकी रचना। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मैथिली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं एक साथ ऐड की गईं, तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में रखी गईं। जब 4 भाषाएं, उनमें से एक मैथिली भी थी, तो जब ये रखी गई तो कौन सा संविधान संशोधन था? इसको भी आप कमेंट करिएगा, सर्च जरूर करिएगा। संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। कहाँ? गंगा और गंडक नदी के संगम पर, सोनपुर, ठीक है। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी बता चुके। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में हुई थी। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था बिहार हेराल्ड था, द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक जो था ये साप्ताहिक है बिहार हेराल्ड, और ये दैनिक है ये सर्च लाइट है। 1918 में द्विसाप्ताहिक, 1930 से दैनिक हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था बिहार बंधु, जो साप्ताहिक था बिहार बंधु। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था, रेगुलर आता था, सर्वहितैषी। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पूछे गए हैं, पिछले पेपर में पूछे गए, उसके पहले पूछे गए। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, ओके। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, रट डालिए एकदम। दिल्ली प्रशासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच किस साल आया था? शायद 1591 में आया था। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में भी पूछा गया कि राल्फ फिंच जब आया था उस वक्त किसका शासनकाल था, कौन सा मुगल शासक था भारत में शासन कर रहा था? कमेंट करिएगा। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, ओके। बिहार की राजभाषा एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है, जिसको 1980 में दर्जा दिया गया। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया। किसने किया? द बिहार हेराल्ड, ठीक है। किसने किया? गुरु प्रसाद सेन जी ने। द सर्चलाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख आंदोलनों यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख भूमिका निभाई। द सर्चलाइट ने, जो दैनिक था, ओके। बिहार का सर्वप्रथम उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था नूरुल अनवार। याद रखिएगा, पूछा जाता है। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु बता चुके, जो सर्वप्रथम 1872 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला था। 1874 में इसे या पटना से प्रकाशित होने लगा। ये है पहला हिंदी समाचार पत्र। निकाला किसने था? पंडित केशव राम भट्ट और पंडित मदन मोहन भट्ट, ठीक है। यहाँ पर द सर्चलाइट द बिहार हेराल्ड, इसको कौन निकाला था? इसको भी आप लोग देखिएगा, इसको रटिए, ठीक है, नोट करिए। कुंवर सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है बिहार के, उनके बारे में देखते हैं। कुंवर सिंह, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बिहार के इतिहास में, बहुत अच्छी पैठ बनाए हैं ये कुंवर सिंह जी। बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर गांव में 1782 में इनका जन्म होता है। पिता का नाम था साहिबजादा सिंह। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के मालिक थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा जुलाई 1857 तक इन्होंने जगदीशपुर को अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त कराकर नए प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया। इस कार्य में कृष्ण सिंह ने आरा के नियंत्रण में इनका सहयोग किया।
कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह भी इनका सहयोग किए। कुंवर सिंह ने खुद को शाहाबाद का शासक घोषित कर शेख गुलाम याह्या नामक मजिस्ट्रेट के अधीन आरा में 2 थानों की स्थापना भी कर दिए थे कुंवर सिंह जी। इस थाने में शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन को जमादार व खादिम अली तथा तादुब अली को कोतवाल के तौर पर नियुक्त भी कर दिए, लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ों ने शाहाबाद को कुंवर सिंह से मुक्त करा लिया। ठीक है, विलियम आयर और टेलर इन सब ने इनका दमन किया था, दमनकारी प्रवृत्ति ये दोनों अपनाए थे। क्रांति के दौरान नाना साहब द्वारा आमंत्रित किए जाने पर एक कालपी भी गए थे। तो कालपी किस नदी के किनारे पर है, कमेंट करिएगा। लखनऊ में बिरजिस कादिर से मिलने इन्हें आजमगढ़ पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त हुआ। बिरजिस कादिर लखनऊ से जो थी बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को बना दी थी और उसके बाद उसी से मिलने के बाद इनको आजमगढ़ पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त हुआ। इन्होंने जल्द ही आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। आजमगढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, आजमगढ़ के बाद मऊ लगता है, मऊ के बाद बलिया लगता है, फिर बिहार शुरू हो जाता है। परंतु इसी बीच इन्होंने जगदीशपुर लौटने का निर्णय लिया। लौटने के दौरान इन्होंने अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसी समय इन्होंने एक हाथ भी लड़ाई में इन्होंने खो दिया था। ठीक है, अप्रैल 1858 में इन्होंने अपने कुछ सैनिकों की मदद से शाहाबाद में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। विभिन्न लड़ाइयों के दौरान लगे घावों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे थे कुंवर सिंह जी, जो इतिहास में जब तक भारत का इतिहास है तब तक इनका नाम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीर अली खान इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये बिहार के पटना ज़िले के रहने वाले थे एवं पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई 1857 को क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इनका प्रमुख योगदान था। डॉक्टर लेल बिहार के अफीम एजेंट के प्रमुख सहयोगी, जिनकी हत्या विद्रोहियों से एक मुठभेड़ में के दौरान हुई थी, उसमें पीर अली खान शामिल थे। अंग्रेज़ों द्वारा इनके घर पर चलाए गए तलाशी अभियान में कानपुर व दिल्ली के विद्रोहियों को किए गए पत्र व्यवहार के कुछ अंश प्राप्त हुए। अंततः इनको फांसी दे दी गई थी। पीर अली खान याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह जो ये पटना से वो करते हैं, नेतृत्व करते हैं, पीर अली खान। बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोग इनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। कोई ना कोई ज़रूर पढ़ाया, उनको बहुत पढ़िएगा क्योंकि इनके बारे में बहुत चीज़ें हैं। यूपीएससी भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था या फिर उलगुलान क्या है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा ये विद्रोह था। मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह कहा गया। और इनका जन्म 1875 को उलिहातू में हुआ था। 3 मार्च 1900 को सिंहभूम में ये पकड़े गए थे और 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजे से इनकी मृत्यु हो जाती है। मुंडा विद्रोह चलता है 1899 से 1900 तक मुंडा विद्रोह चलता है। क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए भी पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। हसन इमाम जी हैं, पेशे से बैरिस्टर थे और राष्ट्रवादी नेता। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश भी रहे। प्रथम बिहारी हसन इमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष। वर्ष 1918 के बम्बई अधिवेशन, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य भी रहे। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव भी बने थे। ओके, तो इतनी इनकी उपलब्धियां हैं। मौलाना मजहरुल हक, ओके, पटना के समीप ब्रह्मपुर में इनका जन्म होता है और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष 1915 में थे। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए और आश्रम की स्थापना किए। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे। आश्रम वही बिहार विद्यापीठ वगैरह। और द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक भी रहे। द मदरलैंड याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहा था, तो देशभूषण गांधी जी ने किसको कहा था, मौलाना मजहरुल हक जी को कहा था। ओके, चलिए। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इनका। 1871 में इनका जन्म होता है। 6 मार्च 1950 को मृत्यु होती है। प्रसिद्ध पत्रकार एवं विधिवेत्ता, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री, बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से, सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक भी थे। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से, याद रखिएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सारण 1884 में सारण वर्तमान सिवान के जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे ये। बिहार ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं ये। राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनते हैं, अस्थायी रूप से बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनके बारे में कोई अनभिज्ञ नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सारण में होता है। जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी नेता थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए करते हैं। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन करते हैं। वे महासचिव बने एवं आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। 1942 को हजारीबाग जेल से फरार होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेपाल से आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता कौन चलाता है? यही जयप्रकाश नारायण जी हैं। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। वर्ष 1954 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। वर्ष 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ते हैं। विनोबा भावे वही हैं जिन्होंने भूदान और ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे वही हैं जिनको भारत में सर्वप्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, प्रथम भारतीय को। 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा करते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान उन्हें नज़रबंद रखा गया। लोक नायक के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में देखते हैं। औरंगाबाद जिले के पोईवान गांव में जन्म होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1946 से 1957 तक राज्य में मंत्री बने। श्री कृष्ण सिन्हा जी 1887 को मुंगेर के बरबीघा में इनका जन्म होता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा। ओके। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बिहार केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? जगजीवन राम शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में इनका जन्म होता है। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहते हैं। कौन? जगजीवन राम। ओके। अब आगे कुछ चीज़ें हैं, शायद ये चीज़ें हमने देख ली हैं या नहीं देखी हैं। केसरिया कुंड सीता कुंड पूर्वी चंपारण में है। विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में मनाया जाता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना बेगूसराय में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में। वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव ये सब कहाँ? पश्चिमी चंपारण में होता है। और यहाँ पर विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में, जबकि पटना में सर्वाधिक चीज़ें हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी तारामंडल, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला भी कहाँ? यहीं होता है, पटना में। यहीं सोनपुर है क्या है यहाँ पे। बरैला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में कहाँ पर है? सब मतलब एक जगह कंसाइज करके दिया गया है, सब चीज़ें पीछे जो देखे थे हम। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात है, दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अनुपम झील भी यहीं पर है, कैमूर जनपद में। गया में दशरथ माझी लोक उत्सव मनाया जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क यहीं पे है, गया में। ठीक है। नवादा में काकोलत जलप्रपात। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य पीछे हम बता चुके हैं, कहाँ पे? जमुई में। कटिहार में गोगापिल झील है, बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है। यहाँ पर है विक्रमशिला गंगे डाल्फिन अभ्यारण्य, कहाँ पर है? ये है भागलपुर में। और मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड एवं रेल इंजन मरम्मत कारखाना ये मुंगेर में है। तो इसी के साथ बिहार का जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो घटना चक्र आप उठाएंगे तो घटना चक्र में ये सब चीज़ें आपको पहले कट करनी होगी, छाँटनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, वही बहुत है।
वैसे बहुत सी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं, आपको बहुत चीज़ें बता दी गई हैं, पूरी लोकेशन बता दी गई, सिंचाई बता दी गई, सब कुछ बता दिया गया। और कुछ चीज़ें बची भी होंगी तो करंट अफेयर के साथ अपडेट करके आपको बता दिया जाएगा। पिछला लेक्चर जो है वहाँ पर ट्रिक के द्वारा पूरी लोकेशंस बताई गई है, उसको आप लोग देख लीजिए। बाकी बिहार का क्षेत्रफल, बिहार में नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से ज़िले बॉर्डर साझा करते हैं, पहले लेक्चर में जाइए, वहाँ पर आपको क्लियरली सब दिख जाएगा और ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट करिएगा। इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ आप सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को भी ज्वाइन करिए। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस स्पेशल का लेक्चर देखिए। बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो बिहार तो देख ही रहे हैं आप। उत्तराखंड स्पेशल भी देखना है तो उसको भी देखिए। पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, इन्वायरमेंट साइंस टेक, ये सब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब प्लेलिस्ट में जाइए, सब आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।